हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ द फातिमिड कैलिफेट। फातिमिड कैलिफेट यानी वो कैलिफेट जिसको फातिमा के वंशजों ने स्थापित किया। और ये कैलिफेट जो है दोस्तों, जिसको हिंदी में या अरबी में हम खिलाफत कह देते हैं, ये शिया इस्लाम की एकमात्र ताकतवर कैलिफेट मानी जाती है, जिसको शिया इस्लाम के लोगों ने स्थापित किया और इसको चलाया भी एक लंबे समय तक। तकरीबन 200 वर्षों तक ये कैलिफेट जो है वो चलती रही और इसने एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर रूल भी किया, जो कि आपको नजर आ रहा है मेडिटेरियन के साथ नॉर्थ अफ्रीका की ये वाली जो स्टेप लगती है, जो काफी वाइड भी है, इसके ऊपर इन्होंने रूल किया है। मेडिटेरियन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने कंट्रोल किया। बेसिकली अरबियन पेनिनसुला के अंदर ये वाली जो साइट है, ये वाली जो स्ट्रिप है, जिसमें मक्का मदीना जैसी होली साइट आती है, जो कि इस्लाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जेरूसलम तक भी इन्होंने रूल किया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये डायनेस्टी थी, काफी महत्वपूर्ण ये कैलिफेट थी। इसका इतिहास हम पढ़ेंगे। अब बात रही शिया इस्लाम की एकमात्र कैलिफेट की, तो इसको भी आप समझ लीजिए। कुछ लोगों को इस चीज में डाउट हो सकता है। शिया सुन्नी का क्या विवाद है, ये मैं आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम के अंतिम पैगंबर या अंतिम प्रॉफिट या अंतिम मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं। एक ही बात है। और इन्होंने खुद ही कह दिया था कि इनकी मृत्यु के बाद कोई भी इस्लाम में पैगंबर नहीं आएगा, और जो भी ये क्लेम करता है मेरी मृत्यु के बाद कि वो पैगंबर है, वो झूठ बोल रहा है। ये बात इन्होंने कही। और इन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद इस्लाम के जो मानने वाले हैं उन लोगों को गाइड करने के लिए, रिलीजियस मैटर्स पे गाइड करने के लिए, और उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी को जो संभालेगा वो व्यक्ति जो है वो खलीफा कहलाएगा या कैलिफ कहलाएगा। लेकिन वो व्यक्ति होगा कौन, ये कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताया नहीं। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो इस्लाम के मानने वालों के बीच में ये बहस हो गई कि उनका जो सक्सेसर है वो होगा कौन। एक तरफ वो लोग थे जो ये कहते थे कि इनका जो सक्सेसर है उसको चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा चुना जाना चाहिए। चुनाव होगा बकायदा, हम सब मिलके जो स्कॉलर्स है वो चुनेंगे कि अगला कैलिफ नहीं, जो पहला कैलिफ है वो कौन होगा, उसके बाद कैलिफ कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो ये जो बात कहने वाले लोग थे कि चुनाव की प्रक्रिया से होगा, ये तो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स, और इनकी संख्या ज्यादा भी थी, आज भी इनकी संख्या ज्यादा है। तो इन्होंने कहा कि पहला खलीफ जो है वो होना चाहिए अब्बू बकर होने चाहिए, जो कि एक बहुत ही क्लोज कंपेनियन थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पास साथ। तो अब्बू बकर को पहला खलीफ बनाया भी गया। इधर जो लोग थे दूसरे, वो ये कहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का सक्सेसर जो है वो उन्हीं के ब्लड लाइनेज से होना चाहिए, उनके परिवार का होना चाहिए, जिनके साथ उनका खून का रिश्ता हो। तो खून के रिश्ते की बात थी, ठीक है। खून के रिश्ते की बात इन्होंने जब कही तो यहाँ पे एक व्यक्ति आते थे, अली, हजरत अली जिनको कहा जाता है, वो इनके भतीजे भी थे, तो ब्लड रिलेशन भी हो गया, और इनके दामाद भी थे। उनकी एक बेटी थी फातिमा, उन्हीं की वंश की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उनके हस्बैंड थे अली। तो इन्होंने कहा कि अली जो है वो पहले खलीफा होने चाहिए। ये लोग जो हैं वो कौन कहलाए, ये कहलाए शिया। ये अली को अपना पहला इमाम और राइटफुल सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मानते हैं, तो ये शिया कहलाए। लेकिन इनकी बात ये चली नहीं, और पहली जो खलीफा की जो कैलिफ बनी, कैलिफेट बनी, उसके पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर के बाद बने उस्मान के बाद बने, नहीं सॉरी, उमर बने, उमर के बाद बने उस्मान, और चौथा खलीफा जो है राशिदुन कैलिफेट के, वो बने अली। अली का नंबर आया, राइटफुल कैलिफेट्स में जो कैलिफ हुए हैं उनमें भी नाम आया, लेकिन ये जो कैलिफेट थी राशिदुन कैलिफेट, पहली कैलिफेट प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद, वो जो है वो कोई शिया इस्लाम की कैलिफेट नहीं थी। उसमें जो प्रक्रिया चल रही थी वो सुन्नी तरीकों से ही चल रही थी, इसलिए वो सुन्नी कैलिफेट ही मानी जाएगी और पहली कैलिफेट मानी जाती है। उसके बाद उमैयद कैलिफेट भी आई, उसके बाद अब्बासिद कैलिफेट भी आई, लेकिन सब जो है सुन्नी इस्लाम के तौर तरीकों से चलते थे। तो वो सभी जो है सुन्नी इस्लाम की कैलिफेट थी। और ये जो फातिमिड कैलिफेट थी ये एकमात्र ताकतवर कैलिफेट थी जो कि शिया इस्लाम को मानने वाली थी। हालांकि बीच बीच में कई लोगों ने कोशिश करी, अली के वंशजों ने, इन्होंने कईयों ने कोशिश करी कि वो अपनी कैलिफेट को स्थापित करें, लेकिन उनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। सक्सेस इसी फातिमिड कैलिफेट को हासिल हुई। इन्होंने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में रूल किया है। इनको इस्माइली शिया कैलिफेट कहा जाता है।
और इन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के अंदर रूल किया, रेड सी के आसपास के कोस्टल एरियाज के ऊपर रूल किया है, अटलांटिक ओशियन तक इन्होंने इधर देखा है, नॉर्थ अफ्रीका आपको नजर आ रहा है कि यहाँ तक रूल किया इन्होंने, अटलांटिक तक, मेडिटेरियन में इनका डोमिनेंस था, रेड सी में इनका डोमिनेंस था। ये अरब ओरिजिन की डायनेस्टी थी। ऑब्वियसली प्रॉफिट मोहम्मद के जो वंशज थे वो अरब ओरिजिन के थे, और अली वहां से थे, फातिमा वहां से थी, तो ऑब्वियसली इनके जो पूर्वज थे वो वहीं से हो गए। फातिमा और अली के वंशज ये अपने आप को क्लेम करते हैं। जो फातिमिड कैलिफेट के जो रूलर थे वो सभी, अली खुद चौथे खलीफा रहे हैं राशिदुन के समय पे, और उनको शिया इस्लाम का पहला इमाम माना जाता है। इमाम, पहले इमाम अली और उसके बाद अली के जो वंशज हैं उनको इमाम माना जाता है इस्लाम में। अब अली का मैं आपको बता चुका हूं कि शिया इस्लाम में एकमात्र अली जो थे, शुरुआती जो कैलिफेट जो हुए हैं, कैलिफ जो हुए हैं, उनमें सिर्फ अली को वो मानते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, उनको वो मानते ही नहीं है, उनकी रिलीजियस अथॉरिटी को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद हम किसी को फॉलो करेंगे तो उनके वंशजों को फॉलो करेंगे, और उनके वंशजों में अली थे। तो राइटफुल रिलीजियस और पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ शिया इस्लाम मुस्लिम्स कौन थे? अली, और उनके बाद उनके वंशज। इसी वजह से ये रिफ्ट हो गई थी, और रिफ्ट का मैं आपको बता चुका हूं कि अली को मानने वाले शिया और बाकी कैलिफ्स को भी मानने वाले और चुनाव की प्रक्रिया में बिलीव करने वाले जो है वो सुन्नी थे। अब आपको पता है कि इस्लाम जिसका राइज हम सामान्य तौर पे कैसे देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय से 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में, इस्लाम के मानने वालों का यही कहना है कि उनके यहाँ पे इस्लाम सदियों से था, बहुत पुराने समय से था, आदि अनादिकाल से, और आदम के पहले प्रॉफिट हुए, उसके बाद नोहा, इब्राहिम, और ये तमाम बहुत सारे प्रॉफिट आए हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं वो तो अंतिम प्रॉफिट थे, हमारे बहुत सारे प्रॉफिट पहले ही आ चुके हैं। लेकिन इस्लाम को हम जिस तरह से स्टडी करते हैं और आज का इस्लाम आप देखते हैं, उसमें जिस तरीके की फिलोसफी और रिलीजियस तौर तरीके बताए थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, उसी पे आधार पे वो फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए 7th सेंचुरी से जो चीज़ें हुई वहीं से इस्लाम का राइज माना जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब और उनके वंशज आप देख सकते हैं, उनके और बेटे और बेटियों में आपको नाम नजर आएगा फातिमा का, और फातिमा की शादी किससे हुई थी? अली से हुई थी। और अली कौन थे? पहले इमाम थे। तो फातिमा और अली के वंशजों को आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अली के बेटे थे हसन और हुसैन। हसन दूसरे इमाम बने, हुसैन तीसरे इमाम बने। हालांकि हसन हुसैन को कभी सत्ता हासिल हुई नहीं, क्योंकि उमायद कैलिफेट ने उसमें मुआविया के समय इनको हटा दिया था यहाँ से, और इनको कभी कैलिफ नहीं बनने दिया। लेकिन उसके बाद कई लोग आए, उनको इमाम बनाया गया, इमाम माना गया, और उसके बाद उनमें से कुछ इमाम जो है वो जाके नॉर्थ अफ्रीका गए और वहां पे जाके उन्होंने अपनी सत्ता को कायम किया, और ये फातिमिड कैलिफेट जो है इसको स्थापित किया, जो कि आपको नजर आ रही है कितने बड़े क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ इसकी हम बात करेंगे। ये मैप और आप देख लीजिए, उस समय 1000 के आसपास, 1000 AD के समय पे शिया और सुन्नी किस तरह से यहाँ पे बटे हुए, कौन कौन से क्षेत्र को वो कंट्रोल करते थे। यहाँ पे बगदाद जो कि राजधानी थी अब्बासिड कैलिफेट की, उसके आसपास के क्षेत्र को अब्बासिड जो है वो कंट्रोल करते थे। अब्बास के वंश से आते थे वो अब्बास का वंश जिसने उमायद कैलिफेट को यहाँ से खत्म किया था, और उमायद वंश को लगभग खत्म कर दिया था। उसके कुछ वंशज बच गए थे जो कि यहाँ पे स्पेन में अपने आप को बचा के रखे थे, और स्पेन के ऊपर उनका रूल चल रहा था, छोटा सा साम्राज्य था उनका। और यहाँ पे अब्बासी डायनेस्टी ने 750 से लेकर 900 तक तो तकरीबन अच्छा रूल किया, लेकिन उसके बाद वो बहुत वीक पड़ गया, और उमायद के पास जितना बड़ा क्षेत्र था उसका बहुत छोटा सा हिस्सा इनके पास बचा, और इस क्षेत्र के ऊपर ये आसपास रूल कर रहे थे। 1258 में इनका पूरी तरह से अंत हुआ। अब्बासिड कैलिफेट को हम पढ़ चुके हैं, जब इनके ऊपर मंगोलों ने अटैक किया, बगदाद को उन्होंने प्लंडरिंग कर दिया था। उसी समय पे 1000 के आसपास, इससे जस्ट पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के समय पे फातिमिड एम्पायर यहाँ पे चल रहा था, ये कैलिफेट इस समय पे। ये शिया फातिमिड थे जो फातिमा के वंशज थे। यहाँ पे हैमनिड्स जो थे शिया इस्लाम के, वो इधर रूल कर रहे थे, ये भी वंशज तो वहीं से थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ही थे। और इधर जो है और था एक करमैंथियंस जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो शिया सुन्नी दोनों तरफ थे। इधर वाले ये भी सुन्नी थे और ये भी सुन्नी थे, उमायद वाले भी सुन्नी थे और अब्बासी वाले भी सुन्नी थे, लेकिन इधर सुन्नी बचे थे अब्बासिद वाले, और इधर जो है उमायद वाले बचे थे। ये आप समझ गए। उसके अलावा गजनवीड वगैरह जो थे भारत की तरफ जिन्होंने आक्रमण किया था, ये भी सुन्नी थे।
तो ये फातिमिड कैलिफेट है। इसका मैप आप देख पा रहे हैं अपने एक्सटेंड पे जब था तो कितना बड़ा था। इवन ये इसके अंदर भी रूल करते थे जो कुछ छोटे मोटे आयरलैंड्स थे मेडिटेरियन के अंदर, उनके साथ में उनके ऊपर भी इनका कंट्रोल था। फातिमिड डायनेस्टी जो है, जो अरब ओरिजिन की थी, जो फातिमा के वंशज थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की लीनेज से आते थे, ये इस्माइलिज्म को फॉलो करते थे। इस्माइलिज्म जो मतलब इमाम का जो सिस्टम था, इमाम होगा और वो इमाम जो होंगे, ये एक रिवॉल्यूशनरी शिया मूवमेंट था जिसमें ये था कि जो इमाम होगा, जो एक तरीके से मिसा होगा, मिसाइज्म का जो सिस्टम था यहाँ पे, जो एक लीडर होगा वो एक तरीके का बहुत एक प्रॉफिट जैसा ही होगा ऑलमोस्ट, उसकी काफ़ी महत्व होगा उस व्यक्ति का। वो लोगों को पॉलिटिकली कंट्रोल भी कर सकता है, वो रिलीजियसली, फिलोसॉफिकली और सोशली उनको गाइड भी करेगा। तो सब तरीके से उसके पास जो है पावर भी होगी और उसके पास प्रेस्टीज भी होगी, उसकी एक काफ़ी मान्यता मानी जाती थी। उसको इस्माइलिज्म का काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था यहाँ पे शिया इस्लाम में, और वो अपने इमाम्स की बात काफ़ी सुनते थे। और एक इनके कैलिफ हुए हैं इस्माइली शिया कैलिफ अब्दुल्ला अल महदी बिलाह। इनके समय पे जो है ये जो फातिमिड्स का रूल है वो एक तरह से स्थापित हुआ था, कुछ हिस्सा इन्होंने कंट्रोल किया था। इन्होंने कुतम्मा बेरबर्स के साथ मिलके इन्होंने नॉर्थ अल्जीरिया का कुछ हिस्सा जो है उसको कंट्रोल किया था सबसे पहले। कुतम्मा बर्बर्स यानी ये जो नॉर्थ अफ्रीका के जो लोग थे, जो अल्जीरिया वाले हिस्से में जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, उमायद वंश के समय पे ही स्वीकार कर लिया था, उनको बेरबर कहा जाता है। ये लोग जो हैं इनके साथ मिले और उसके बाद इन्होंने मिलके जो है अब्बासिड को कमजोर किया इस क्षेत्र में, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ पे इनका रूल स्थापित हुआ है, यहाँ पे पहले के समय पे 800 के आसपास जो है यहाँ पे अब्बासिड का ही कंट्रोल था, ठीक है। तो उसको कमजोर किया और उसके बाद ये पावर में आए। शिया मुस्लिम्स जो हैं वो ऑब्वियसली सुन्नी हुकूमत को अपोज करते ही थे, और उमायद और अब्बासिड दोनों कैलिफेट ही वो जो थी वो सुन्नी इस्लाम को मानने वाली कैलिफेट थी, तो उन दोनों का विरोध किया। शिया इस्लाम के लोगों को काफ़ी इसका जो है हर्जाना भी चुकाना पड़ा, क्योंकि बहुत बार उमायद कैलिफेट के समय पे भी और अब्बासिड कैलिफेट के समय पे भी शिया मुस्लिम्स के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, उनको बहुत मारा गया, उनको शोषण किया गया, उनके एक तरह से कई बार तो कई डायनेस्टीज को ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से चीज़ें हुई। इनका ये मानना था, ये जो शिया इस्लाम के लोग थे, इस्माइलिज्म के लोग थे, इनका मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो वंशज हैं और अली के जो वंशज हैं उन्हीं का अकेले ये अधिकार है कि वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करें, बाकी किसी का अधिकार ही नहीं है। तो अली और फातिमा के वंशजों का अधिकार है, तो इसीलिए अली और फातिमा के जो वंशज हैं उनको ये सब लोग स्वीकार करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको इमाम बनाया गया और इमाम बना के कहा गया कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, धरती के ऊपर ईश्वर के प्रतिनिधि हो आप हमारे लिए, इतना हम आपका एक तरह से मायने रखते थे ये इमाम। तो कई सारे इमाम हुए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो प्रॉफिट थे, वो तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं फातिमा के हस्बैंड अली, और अली के बाद आगे चल के उनके हसन और हुसैन, और ये इमाम माने गए। तो इमाम बने, और ये इमाम मैं अभी आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, और ये इमाम उस समय रहे, इनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। और ये मानते थे कि मिसाइज्म का जो मिसाइनिक का जो ट्रेडिशन था इस्लाम के अंदर, वो हालांकि सिर्फ शिया इस्लाम में नहीं था, लेकिन शिया इस्लाम के अंदर काफ़ी इसकी महत्वता ज़्यादा थी। उनका ये मानना था कि मेहदी जो है, मेहदी भी एक टाइटल था जिसका मतलब था कि राइटली गाइडेड वन, जो व्यक्ति पूरी तरह से सही तरीके से गाइडेड है और वो दूसरे लोगों को गाइड कर सकता है। और क्वेम जो कि एक व्यक्ति जो कि अराइज हुआ है, जो कि जिसका ये महत्व है कि वो बाकियों से अलग है। तो मेहदी और क्वेम के जो टाइटल थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, इमाम थे ये लोग, और यही लोगों को ये अधिकार था कि ये लोगों को गाइड करें और लोगों को गवर्न करें और जस्टिस को सर्व करें, कि लोगों को न्याय दिलाएं और उनके अंतिम समय तक उनके साथ उनको गाइड करें कि एक व्यक्ति का क्या एक तरह से धर्म है, बेसिकली उसे क्या करना चाहिए इस्लाम को फॉलो करते हुए। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? ये मेहदी और ये क्वेम, ये इमाम लोग जो हैं ये बताएंगे। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ शिया इस्लाम में नहीं था कि भाई सिर्फ शिया में ही था, बाकियों में भी था, और भी कई सारे सेक्ट्स थे उनमें भी थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था ये, इसमें काफ़ी अच्छे से चल रहा था ये कल्चर।
शिया इस्लाम के मानने वालों का सिर्फ ये कहना था कि सिर्फ अली के ही वंशज इस चीज में हो सकते हैं और बाकी कोई आ नहीं सकता इसमें, और बाकी किसी को हम मानेंगे नहीं, मेहदी या कोई मानेंगे। अब बात आती है कि पावर में कैसे है। फातिमिड्स के यहाँ पे सत्ता में आने से पहले ये वाला जो क्षेत्र है, मैग्रेब वाला जो क्षेत्र है, इसको मैग्रेब कहा जाता है, मैग्रेब कहा जाता है, नॉर्थ अफ्रीका का लीबिया वाला, अल्जीरिया वाला ये जो क्षेत्र है इसको, तो यहाँ पे जो है इसमें इफ्रीकिया क्षेत्र भी था। इफ्रीकिया क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, इफ्रीकिया वाला क्षेत्र। इसके ऊपर कंट्रोल किसका था? इसके ऊपर कंट्रोल था अगलाबिड्स का। अगलाबिड्स जो है वो एक अरब डायनेस्टी थी, जो कि यहाँ पे कुछ उनके पास सेल्फ ऑटोनॉमी थी, और वो अब्बासिड के बिहाफ पे यहाँ पे रूल कर रही थी। अब्बासिड बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय तक, तो पहले के समय की बात कर रहा हूँ, 9वीं सेंचुरी तक तो अब्बासिड के पास बहुत बड़ा हिस्सा था। ये ग्रीन कलर का मैप आपको नजर आ रहा है ये, और उमायद को सिर्फ यहाँ तक इन्होंने सीमित करके रख दिया था, और ये पूरा क्षेत्र जो उमायद के पास पहले था वो लगभग सारा इनके पास था। कुछ हिस्सा खो चुके थे लेकिन लगभग इनके पास था। ये खुद जो है अब्बासिड वाले लोग, कैलिफ, ये बगदाद से रूल कर रहे थे, तो बगदाद से ये पूरी इनके पास सेंट्रल अथॉरिटी थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने कुछ और लोगों को ना सेल्फ ऑटोनॉमी दे रखी थी। तो अफ्रीकिया वाला क्षेत्र और नॉर्थ अफ्रीका वाला ये वाला जो क्षेत्र है ये अल्फगानियों के पास था। किनके पास? अखलाबिड्स के पास, अखलाबिड्स के पास था। तो ये रूल कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या है कि इन लोगों ने, ये जो शिया इस्लाम के फातिमिड्स जो थे, इन्होंने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, बेरबर्स को इकट्ठा किया, और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे क्या है अपनी सत्ता को स्थापित करना है। और ये चीज स्टार्ट हुई लेट 9वीं सेंचुरी में। एक इमाम थे, इमाम अब्दुल्ला अल महदी बिलाल। इनके समय पे जो है नॉर्थ अफ्रीका के उस हिस्से के ऊपर, ये जो हिस्सा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है, इफ्रीकिया वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी। और ये लोग जो है, ये जो अफलागिड्स थे, इनको कोतमाज के साथ मिलकर इन्होंने धीरे धीरे करके खदेड़ा और अपनी सत्ता को धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सपेंड किया। पहले थोड़ा क्षेत्र जीता, उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये जो इनकी फातिमिड्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज ये अपने साथ लेके आए थे, उसके माध्यम से अपने लोगों को उन्होंने एकजुट किया, और फातिमिड कैलिफेट ने अब्बासिड कैलिफेट को यहाँ से नॉर्थ अफ्रीका से एक तरह से पीछे धकेल दिया, बैकफुट पे धकेल दिया, और अब्बासिड कैलिफेट जो है वो बगदाद वाले क्षेत्र में ही अब जो है सीमित होकर रह गई। 909 में इन्होंने महदिया सिटी जो आज के समय ट्यूनीशिया में है उसको जीत लिया था और उसको अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और यहाँ पे इमाम अब्दुल्ला ने कैलिफ का टाइटल भी लिया, खलीफा का टाइटल भी लिया, अल महदी के नाम से ही लिया इन्होंने ये टाइटल। और यहाँ पे अब्बासिड फोर्सेस को इन्होंने हरा दिया, और अब्बासिड फोर्सेस के पास अब कोई चारा नहीं था, तो वो अपनी राजधानी बगदाद को वापस लौट गए। उन्होंने फिर भी कुछ कोशिशें करी थी कि वो फातिमिड्स को कंट्रोल में ले पाए, लेकिन ले नहीं पाए, और फिर इन्होंने अपना क्षेत्र जो है उसका विस्तार करना शुरू किया। आगे चल के इन्होंने अपनी राजधानी को कायरो बनाया था, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। कब बनाया था इसकी भी बात कर लेता हूँ आपसे। 969 में किया था, 969 में इन्होंने इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया था पूरी तरह से, और कायरो को अपनी राजधानी बना ली थी। जब उस समय जो तीसरे फातिमिड कैलिफ थे, इमाम अल मुएज, उनके समय पे ये चीज हुई थी। इनके समय पे काफी सिग्निफिकेंट साम्राज्य विस्तार हुआ, और राज्य जो है वो काफी प्रोस्पेरस भी था। यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंट हुए, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर का भी यहाँ पे अच्छे खासा डेवलपमेंट हुआ। और इस समय इन्होंने एक पूरी डोमिनेंस स्थापित कर दी थी इस रीजन में, कि ये वाला जो क्षेत्र है पूरा अब फातिमिड्स के कंट्रोल में था। तो काफी बड़ा क्षेत्र इन्होंने जीता था। और इसी की समय पे तीसरे जो कैलिफ आए हैं इनके, इस समय पे मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े क्षेत्र पे और नॉर्थ अफ्रीका में इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली, जिसकी वजह से इनका नाम और दबदबा यहाँ पे बढ़ गया। अपने एडवांस मिलिट्री स्किल्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग जाने जाते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अब्बासिड जैसी कैलिफेट को भी हराने में महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से सफलता हासिल करी। उसके बाद और भी कैलिफ आए, जैसे अल मुएज आए, अल अजीज हुए, अल हाकिम हुए, जिनके समय पे जो है फातिमिड कैलिफेट अपने पीक पे पहुंच गया था। उसके समय पे काफ़ी लोग जो है ये इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी भी अपना रखी थी। स्कॉलर्स को भी अट्रैक्ट करते थे लोग, आर्टिस्ट को, मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करते थे इनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो ये साम्राज्य जो है काफ़ी विस्तार भी हो रहा था, इसका साथ साथ में ये अच्छा अपने चरम पे भी पहुंच रहा था, प्रोस्पेरिटी के भी, उस तरह से चीज़ें हुई।
कैलिफ अल मुइज़ को एक उनके इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद कैलिफ अल मुइज़ ने दार ए हिकामा, जो कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता है, उसमें साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल स्टडीज को कराया जाता था, उसकी स्थापना करी। इस समय पे साम्राज्य जो है अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के चरम पे भी था, और जिसकी वजह से ट्रेड और एग्रीकल्चर के काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे थे, ट्रेड नेटवर्क स्थापित हो रहे थे। उसके बाद इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्लेसेस और मॉस्क भी बनाए, जिनकी मैं आगे आपको लिगेसी के समय पे तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है। कैलिफ अल अजीज जो हैं, उन्होंने भी अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया और आगे चल के उन्होंने भी साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, सिसिली, लेवांट वाले क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया। तो लेवांट कौन सा क्षेत्र है? लेवांट ये वाला क्षेत्र इसको माना जाता है, जो आज के समय इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, सीरिया का कुछ हिस्सा ये आता है, इसको लेवांट कहा जाता था। ये इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। सिसिली भी इन्होंने कंट्रोल में लिया। सिसिली आप जानते हैं कि किसका हिस्सा हुआ करता था? रोम का, यानी आज का इटली जो है उसका हिस्सा है। तो इटली का हिस्सा था, लेकिन सिसिली को भी इन्होंने जीत लिया था। काफी बड़ा हिस्सा इन्होंने जीत के काफी बड़ा क्षेत्र जो है अपने कंट्रोल में लेके साम्राज्य का विस्तार किया। इवन इन्होंने बैजेंटाइन और इटालियन पावर्स को भी मेडिटेरियन के अंदर चुनौती दी, जो कि बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत ताकतवर साम्राज्य हुआ करते थे ये। उनको भी इन्होंने बैकफुट पे धकेला है, इवन उनको चुनौतियां दी हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन कब हुआ था? जब ओटोमन अंपायर जो है पावर में आया था। उसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जब पतन हुआ, उस शहर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था 1453 में। तब जाके जो है रोमन साम्राज्य का जो बैजेंटाइन वाला पार्ट है वो खत्म हुआ था। उससे पहले काफी 1000 साल से भी ज्यादा समय तक इसने रूल किया है, तो काफी ताकतवर साम्राज्य था। इसको इन्होंने चुनौती दी, इनके समय पे भी चुनौती दी गई। फिर आगे चल के चीजें कब बदली? जब कैलिफ बनते हैं अल हकीम। इन्होंने क्या है अपनी रिलीजियस पॉलिसीज को बदल दिया, और रिलीजियसली ये काफी इंटॉलरेंट व्यक्ति थे। इंटॉलरेंस दिखाई इन्होंने, दूसरे धर्मों के प्रति इन्होंने अत्याचार किया, और इनका ऑटोक्रेटिक रूल इस तरीके का था, ऑप्रेसिव रूल था इनका। इनकी ऑप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से इन्होंने कई चर्चेज को डिस्ट्रॉय करवाया, चर्चेज का डिस्ट्रक्शन करवाया, क्रिश्चियंस और ज्यूइस को इन्होंने प्रोसिक्यूट किया, बहुत परेशान किया उनको, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड्स को इन्फोर्स किया, जिसकी वजह से लोग इनसे नाखुश थे, और यहाँ से पतन का द्वार जो है वो खुल गया फातिमिड्स के लिए। तकरीबन 1021 के आसपास ये व्यक्ति जो है अल हकीम, ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है, और लोग जो है अलग अलग तरीके के स्पेक्युलेशंस लगाने शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये जो साम्राज्य है वो अपनी स्टेबिलिटी और अपनी अथॉरिटी को काफ़ी हद तक खो देता है। ये मेंटेन रखने में काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें हो रही होती हैं। आगे चल के इनकी डिसअपीयरेंस के बाद ही इंटरनल स्ट्राइफ्स होने लग जाते हैं, इंटरनल भी इनके यहाँ पे विवाद होने लग जाते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी इनको होती हैं। आसपास कई छोटे मोटे बड़े साम्राज्य, जो उभरते हुए साम्राज्य थे, वो इनको चुनौती देने लग जाते हैं। और कई जगहों पे क्या होता है कि रीजनल गवर्नर्स और उनके बीच में पावर को लेकर जो है एक तरह से फ्रिक्शंस आ जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लग जाती है। इसकी वजह से ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खो देता है, और साम्राज्य जो है उसकी सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और उस समय जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो भी काफी सारे थे, सेल्जुक्स थे। इंटरनली इनके एक और थे, सेल्जुक्स के अलावा कौन थे इंटरनली, मैं आपको बताऊंगा, नाम भूल रहा हूं मैं उनका। अयूबिड्स, इनकी बात करेंगे, अयूबिड कैसे आए उनकी भी। तो सेल्जुक डायनेस्टी जो है वो ताकतवर हो रही थी। सेल्जुक तुर्क्स जो थे वो 11वीं शताब्दी में काफी ताकतवर हो रखे थे। हालांकि इस क्षेत्र में इन्होंने रूल किया और इन्होंने काफी लोगों को हराया। इन्होंने अब्बासिद को भी हराया है, फातिमिड्स को भी हराया है। तो ये तरह से थे। इनको बाद में आगे चल के मंगोलों ने हराया, लेकिन ये 11वीं 12वीं शताब्दी में काफी ताकतवर थे। तो ये फातिमिड्स को चुनौती पेश कर रहे थे, इधर से बैजेंटाइन इनको चुनौती पेश कर रहा था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनके अलग थे, अब्बासिड इनके अलग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो 3-4 तरफ से तो इनके बाहरी आक्रमण हो रहे थे, और अंदर के मामला था वो अलग गड़बड़ था। सेंट्रल अथॉरिटी इनकी वीक थी, तो इस वजह से फातिमिड्स की जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो चुकी थी, और वो बहुत कमजोर पड़ चुका था साम्राज्य। उसके बाद क्रूसेडर्स भी थे। क्रूसेडर्स कौन थे? आपको पता होगा कि जेरूसलम के कंट्रोल के लेकर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में काफी लंबे समय तक लड़ाइयां चली हैं। और 11वीं और 12वीं शताब्दी में, इवन 13वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में जो लड़ाइयां हुई उनको क्रूसेड्स कहा जाता है। क्रूसेड्स मतलब वो धार्मिक योद्धा जो यहाँ से चल के
पोप के कहने पे और अपने राजाओं के कहने पे यहाँ पे आके आए कि हमको तो जेरूसलम का कंट्रोल लेना है, क्योंकि जेरूसलम जो है वो होली लैंड है। वो तो वैसे होली लैंड तीनों धर्मों के लिए है, अब्राहमिक रिलीजन जो है आपके जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों के लिए। तो तीनों इसको कंट्रोल करना चाहते थे, पहले से ही करना चाहते थे। आज के समय कंट्रोल में भले ही क्रिश्चियनिटी के सॉरी जुडाइज्म के लोगों के बीच में है, यहूदियों के पास है, जो इजराइल है उसके पास है, लेकिन एक समय पे इसके लिए लड़ाई जो है वो मेजरली क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए बीच में हो रही थी। तो इधर से क्रिश्चियंस जो हैं इस जमीन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे और वो बेजेंटाइन के रास्ते होकर बार बार यहाँ पे अटैक कर रहे थे। और ये वाला हिस्सा आपको पता है 12वीं शताब्दी में किसके पास था? इनके पास था, फातिमिड्स के पास था। तो जो क्रूसेड्स आए उनकी वजह से भी इनको काफी नुकसान हुआ, और वो उनका मेनली टारगेट तो जेरूसलम था, लेकिन उन्होंने बाकी क्षेत्रों के ऊपर भी काफी बार इन्वेजन किए, अटैक किए, ताकि वो दूसरे कैलिफेट्स को कमजोर कर सकें और इसकी वजह से वो अपना कंट्रोल यहाँ पे स्थापित कर सकें। तो इसकी वजह से भी फातिमिड जो है वो कमजोर हो गए। तो क्रूसेडर्स हुए, शेल्जुक्स हुए, उसके अलावा बेजेंटाइन हुआ, उसके अलावा अब्बासिड हुए, इन तमाम लोगों ने इस कैलिफेट को कमजोर किया। और इंटरनल स्ट्राइप्स अलग चल रही थी। इंटरनल क्या स्ट्राइप चल रही थी उसकी और बात कर लेता हूँ मैं आपको। इनके यहाँ पे एक लोग थे जो बाद में अयूबिड डायनेस्टी बनी। तो ये अयूबिड जो हुआ करते थे, ये जो है पहले लॉयल थे किसके लिए? फातिमिड्स के लिए थे। इनके अंडर काम किया करते थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि ये फातिमिड्स जो हैं ये तो शासन को सही से चला नहीं पा रहे हैं और क्रूसेडर्स जो हैं वो फायदा उठा रहे हैं और हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो एक व्यक्ति था सलादीन, जो इस्लामिक इतिहास में काफी हीरो की तरफ जाना जाते हैं। वो सलादीन ने क्रूसेडर्स को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस्लाम के लोगों को एकजुट किया था और कहा था कि इन क्रूसेडर्स को यहाँ से भगाना है। जेरूसलम तो क्या, इस्लामिक वर्ल्ड की एक जमीन की एक सुई टिकाने जितनी नोक नहीं देनी है इन लोगों को, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इस तरीके की इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और सलादीन ने उन लड़ाइयों में, स्पेशली थर्ड क्रूसेड में, बैकफुट पे धकेल दिया था और बुरी तरह से हराया था क्रूसेडर्स को। तो सलादीन जो हैं ये भी इस अयूबिड डायनेस्टी के संस्थापक थे। ये तो अयूबिड डायनेस्टी, जो अयूबिड लोग जो थे और सलादीन जो थे, ये पहले फातिमिड्स के यहाँ पे लॉयल थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि फातिमिड्स के बस की बात है नहीं सत्ता को चलाना। तो बाद में इन्होंने चल के 1171 में जो है फातिमिड वंश को पूरी तरह से हटा के पावर को कैप्चर कर लिया था, पावर को सीज कर लिया था और अयूबिड डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। ये वो समय था जहाँ पे फातिमिड कैलिफेट का अंत हो गया और एक यहाँ पे अयूबिड डायनेस्टी वो है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डायनेस्टीज के रूप में स्थापित हो गई। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फातिमिड थी 909 से लेके 1171 के बीच में। इधर अब्बासिड थे जो 1258 तक चले हैं, जब यहाँ पे बाद में मंगोलों ने अटैक किया। इधर आपको उमायद नजर आ रहे हैं, उमायद वंश भी पढ़ चुके हैं, अब्बासिड भी पढ़ चुके हैं, फातिमिड अभी अब पढ़ रहे हैं। और वहां पे बाद में जाके क्या हुआ कि ये अयूबिड डायनेस्टी यहाँ पे आ गई। जहाँ पे फातिमिड नजर आ रहे हैं आपको, जहाँ पे आपको फातिमिड नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 1171 के बाद कौन नजर आ रहे हैं? अयूबिड नजर आ रहे हैं। अयूबिड भी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाए, 1246 तक चले ये अयूबिड, चल नहीं पाए। उसके बाद मामलुक डायनेस्टी आ गई। मामलुक डायनेस्टी 1517 तक चली, फिर ओटोमन चला। तो इस तरह से चीजें चली। तो ये रेड कलर में दिख रहा है अयूबिड डायनेस्टी, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं जल्दी ही। ये इस क्षेत्र के ऊपर रूल कर रही थी, जो आपका आज का इजिप्ट है और आपका जो ये वाला हिस्सा है अरेबियन पेनिनसुला का, इसके ऊपर इन्होंने रूल किया है। ठीक है, तो अयूबिड्स का आप ये मैप देख पा रहे हैं, येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं। और बाकी अलग अलग जो डायनेस्टीज उस समय पे रूल कर रही थी उनका आपको नजर आ रहा है। बेजेंटाइन यहाँ पे देखिए सिकुड़ गया था, छोटा हो गया था। अब्बासिड भी बहुत छोटे हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग लोगों ने यहाँ पे, सेल्जुक्स थे उन्होंने रूल किया, सेल्जुक्स यहाँ पे रूल करते थे, सेल्जुक तुर्क्स जो थे उन्होंने रूल किया। उधर से उसके बाद से जो है क्रूसेडर्स दिख रहे हैं आपको, क्रूसेडर्स ने कुछ कंट्रोल हिस्सा कर लिया था। तो तमाम लोग जो हैं इस क्षेत्र के अंदर लड़ रहे थे। इस क्षेत्र के अंदर जेरूसलम वाला क्षेत्र जो है ये काफी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था उस समय। ओके, उसके बाद इनकी लेगेसी को देख लेते हैं कि इन्होंने, इनका जो पीरियड था, ये पीरियड जो है इस्लामिक इतिहास में गोल्डन पीरियड जो था उसी का हिस्सा है। अब्बासिद के समय पे भी गोल्डन पीरियड चल रहा था। तो इस्लामिक इतिहास में 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में गोल्डन पीरियड माना जाता है। वहाँ पे काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, आर्ट में डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों में डेवलपमेंट हो रहे थे। इनके आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो इन्होंने इस्लामिक आर्ट को मेडिटेरियन इन्फ्लुएंस से साथ जोड़ के, मतलब एक तरफ क्रिश्चियन वर्ल्ड की
आप देख पाते हैं कि उनका कितना एक आर्किटेक्चर था, इधर इस्लामिक आर्किटेक्चर था, उसको मिला के इन्होंने एक अलग तरीके की डिस्टिंक्ट स्टाइल बनाई आर्किटेक्चर की, जिसमें इन्होंने कई सारी मस्जिदें वगैरह बनवाई, जैसे अल अजहर मॉस्क है, अल हकीम मॉस्क है, ये देख लीजिए आप, अल हजर मॉस्क है, काफ़ी अच्छी जगह है ये। आप इजिप्ट जाओगे कभी तो इजिप्ट में आपको ये दिखेगी ये मॉस्क, और बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर इसका इन्होंने बनवाया। उसके अलावा अल हकीम मॉस्क है, ये भी इन्होंने बनवाई। तो ये आज भी टूरिस्ट प्लेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये, यहाँ पे लोग जाते हैं इनको देखने के लिए। तो इनका आर्किटेक्चरल अचीवमेंट बहुत कमाल का रहा। उसके अलावा इन्होंने साइंस की फील्ड में भी काफ़ी जगहों पे काम किया, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने, इनके लोगों ने काम किया। बहुत सारी पुस्तकों को, जो ग्रीक पुस्तकें थी और भारत की संस्कृत की थी, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया अरबी भाषा में, और ये जो भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती थी उसमें इनको चेंज किया। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डेवलपमेंट किया। अलजेब्रा वगैरह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने कुछ जो मैथमेटिशियंस थे उनकी बायोग्राफी करी थी, तब मैंने बताया था कि कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया। अरब वर्ल्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है अलजेब्रा, और अल ख्वारिज़मी जिनको फादर फिगर माना जाता है अलजेब्रा का, वो यहाँ से ही थे। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था ये दौर। और उसके बाद इन्होंने इस्लामिक इतिहास के कल्चर और हिस्ट्री को डेवलपमेंट करने में भी एक क्रूशियल रोल अदा किया है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप देखें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आर्किटेक्चर, आर्ट, इन तमाम चीज़ों के अंदर इनकी लेगेसी को आप देख सकते हैं। जितना डीप जाएंगे उतना आपको एक एक चीज़ आप अध्ययन कर सकते हैं कि उस दौर में ये किताब लिखी गई थी, इसका ट्रांसलेशन हुआ था, ये वाली जो आर्ट का वर्क है इसमें ये आर्ट वर्क हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये फातिमिड्स की लेगेसी है। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाती हैं, इनसे रिलेटेड आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं और वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही आप सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। और इन वीडियोस के साथ साथ आपको इनके नोट्स और इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी घर बैठे अच्छे से कर सकें। कोई भी डाउट हो, कोई PDF ना मिले, कोई भी सजेशन हो, तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, तो सक्सेस प्लस अकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।